नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 6 कर रहे हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। यह पाठ लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, इस पाठ का लेखक परिचय और पाठ का सारांश हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है? उत्तर, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे सामने उभर कर सामने आई। पहली, प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा है। उनके व्यक्तित्व में दिखावा नहीं है। आपने देखा होगा हरिशंकर परसाई जी जब उनकी फोटो देखते हैं तो वो देख के हैरान रह जाते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए भी प्रेमचंद ने बिल्कुल सीधे साधे सिंपल सोबर से कपड़े पहने हुए थे और जूता पहना हुआ था, वो भी फटा हुआ। तब भी वह आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा रहे थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा सीधे साधे से है और उन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए उनके पास जो था उन्होंने वही पहनकर फोटो खिंचवाई, किसी से उधार कोई भी चीज़ नहीं मांगी। दूसरा आता है, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अब प्रेमचंद जो थे वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी और की वस्तु मांगना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ था। वह किसी से कुछ भी मांगना पसंद नहीं करते थे। आपने देखा होगा जब कभी हमें किसी पार्टी में जाना होता है या फोटो खिंचवानी होती है, हमारे पास कोई वस्तु नहीं होती तो अक्सर हम अपने दोस्तों से मांग लेते हैं, अपने भाई बहन के यूज़ कर लेते हैं, है ना। लेकिन प्रेमचंद के पास फटे हुए जूते थे, फिर भी उन्होंने सिर्फ फोटो के लिए भी किसी से नहीं मांगे। उनके पास जैसे जूते थे वही पहनकर वह फोटो खिंचवाने चले गए, जिससे पता चलता है कि वह स्वाभिमानी व्यक्ति थे और वह किसी से भी कोई वस्तु मांगना पसंद नहीं करते थे। तीसरा आता है, इन्हें समझौता करना मंजूर नहीं था। प्रेमचंद जी किसी भी प्रकार का समझौता करना पसंद नहीं करते थे। वह कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए जीवन में, वह उसका सामना करते थे। उसे छोड़कर साइड से निकल जाना पसंद नहीं करते थे। चौथा, ये परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे, ये परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते थे। किसी भी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना इनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। यह हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। अब आता है प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। अब आपको नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है जिनमें कौन सा व्यंग्य है यह आपको स्पष्ट करना है। का जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। यहाँ पे लिखा है कि जो जूते की कीमत होती है ना, वह टोपी से ज़्यादा अधिक होती है और आज के टाइम में तो एक जोड़ी जूता लेने की कीमत में आपको 2500 टोपियां मिल जाती है। अब इसका देखते हैं आंसर। यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थितियों में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। यहाँ पर जूते को समृद्धि से, पैसों से तोला गया है और टोपी मान, मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। लेकिन आज जमाना ऐसा हो गया है कि टोपी को जूते के आगे झुकना ही पड़ता है, अर्थात अमीरों के आगे आपको झुकना ही पड़ता है। प्रश्न ख,
तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है, जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। अब बच्चों, यहाँ पे इज्जत से अर्थ है, आपने देखा होगा कि हम अक्सर सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को दूसरों के सामने शिष्ट और संपन्न दिखाने के लिए दिखावा करते हैं, पर्दा करते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं। वहीं कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी है, प्रेमचंद जैसे भी है, जो दिखावे को पसंद ही नहीं करते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, वह जैसे है वैसे ही सबके सामने रहते हैं और हमेशा रहना पसंद करते हैं। अब आता है प्रश्न ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। अब यहाँ पे जो लेखक था वह प्रेमचंद जिसे कहता है कि जिसे तुम पसंद नहीं करते, घृणा करते हो, उसकी तरफ तुम हाथ से नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हो। अब इसमें व्यंग्य देखते हैं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। प्रेमचंद ऐसे लोगों को इस लायक ही नहीं समझते कि वो उनकी तरफ अपना हाथ का इशारा करें, वह तो उन्हें पैर के लायक समझते, इसलिए वह उनकी तरफ इशारा पैर के अंगूठे से करते हैं। अब आता है प्रश्न 3। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से सुनना। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब एक जगह पे जो लेखक था ना वो कंफ्यूज हो जाता है प्रेमचंद की फोटो देखकर कि अगर फोटो खिंचाने के लिए इस व्यक्ति ने, प्रेमचंद ने यह कपड़े पहने हैं तो वह रोजमर्रा के जीवन में कैसे कपड़े पहनता होगा। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। लेकिन अगले ही उसके मन में एक और विचार होता है कि यह आदमी ऐसा ही होगा, सीधा, सिंपल सा, साधारण सा, इसकी अलग अलग पोशाक होगी ही नहीं, इसके बाहर की और घर की पोशाकें एक ही होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। अब उत्तर देखिए। पहले लेखक प्रेमचंद के साधारण व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहते हैं कि खास समय में ये इतने साधारण हैं तो साधारण मौके पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। एक बार तो ये सोचता है लेखक, फिर उसके मन में दोबारा विचार आता है, परंतु फिर बाद में लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह जैसे भीतर है वैसे ही बाहर भी है। अर्थात प्रेमचंद दिखावा पसंद नहीं करते, वह जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर भी नजर आते हैं। यह बात लेखक को समझ आने में देर नहीं लगी, वह उनकी पोशाक देखकर समझ गए कि यह व्यक्ति ऐसा ही सिंपल सा, सीधा सादा सा है। अब आता है प्रश्न 4। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है। अब आपने पाठ पढ़ा, इससे आपको कौन कौन सी बातें लेखक की आकर्षित करती है ये बताना है। उत्तर, लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। लेखक स्पष्ट वक्ता है, जो कहता है साफ साफ कहता है। यहाँ बात को व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पाठ में हर बात को व्यंग्य के माध्यम से कहा गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वह व्यंग्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। अब प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं दिखाने के लिए जिन उदाहरणों का लेखक ने प्रयोग किया है वह उस व्यंग्य को और भी आकर्षक बना देते हैं।
कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य किया गया है। अब आता है प्रश्न 5। पाठ में टिले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? अब किन संदर्भों के लिए टिले शब्द का प्रयोग किया है, यह हमें यहाँ बताना है। उत्तर, पाठ में टिले शब्द का प्रयोग मार्ग की बाधा के रूप में किया गया है। यहाँ टिले को, जो हमारे मार्ग में बाधाएं आती है, मुश्किलें आती है, उनके लिए टिले शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के द्वारा समाज की बुराइयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। प्रेमचंद जो थे, उन्होंने समाज की प्रत्येक बुराई को अपने लेखन में दिखाया है। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने समाज की बुराइयों को दिखाया तो जो बुराई वाला वर्ग था, उन्होंने प्रेमचंद का विरोध भी किया होगा। तो प्रेमचंद ने उन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना लेखन कार्य किया। प्रश्न 6। पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. अंगुली का इशारा। उंगली का इशारा होता है कुछ बताने की कोशिश। मैं तुम्हारी उंगली का इशारा खूब समझता हूँ। दूसरा, व्यंग्य मुस्कान अर्थात मजाक उड़ाना। तुम अपनी व्यंग्य भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो। तीसरा, बाजू से निकलना अर्थात कठिनाइयों का सामना ना करना। इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा। चौथा, रास्ते पर खड़ा होना अर्थात बाधा पड़ना। तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो। प्रश्न 7। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? अब बच्चों, इसका उत्तर आप अपने अनुसार भी दे सकते हो। फिर भी इसका उत्तर मैंने दिया है, आप देख लीजिए। वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानने लगे हैं। आपने देखा होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है, और आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है आपके कपड़ों से। ठीक है ना, आपके कपड़ों को ही देखकर, आपकी वेशभूषा को देखकर ही लोग आपको जज करते हैं। तो आजकल ये हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक बन गया है। लोग उस व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान और आदर देने लगे हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है। वेशभूषा से ही व्यक्ति का दूसरों पर पहला प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों का प्रभाव तो बाद में पड़ता है। अब कोई इंसान दिल से अच्छा है या बुरा है, वह कैसा व्यक्ति है, हम उसे सिर्फ देखकर तो ये बात नहीं जान सकते। अब हम ये भी नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति में कौन सा गुण है, कौन सा नहीं। पहली बार तो हम सिर्फ किसी व्यक्ति को देखकर उसको अच्छा या बुरा जज कर लेते हैं। आज किसी अच्छी सी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहनकर जाए तो उसे पिछड़ा समझा जाता है। इसी प्रकार कार्यालयों के कर्मचारी हमारी वेशभूषा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि लोगों में, विशेषकर युवाओं में, आधुनिक बनने की होड़ लगी है। अब आता है प्रश्न 8। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। उत्तर, लेखक ने प्रेमचंद की विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। वह इस प्रकार है। महान कथाकार। अब जो लेखक है वह प्रेमचंद को महान कथाकार कहते हैं, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि कहकर बोलते हैं। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।